एक आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने की बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं जब सरकार की तरफ से माननीय मंत्री जी को सुन रहा था, उन्होंने जाति जनगणना को लेकर के कहा कि जाति जनगणना कराना चाहें तो करा लें। हम लोग तो उस पक्ष के धर लोग हैं, अगर आप करा सकते हैं तो आप कराइए। नहीं अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी हम लोगों को मौका मिलेगा तो जाति जनगणना कराने का काम हम लोग करेंगे। सामाजिक न्याय समाज के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को न्याय दिलाने का बड़ा असर आरक्षण था, उसे समाप्त कर दिया गया है। आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर थोड़ी बहुत नौकरियां जो दी जा रही हैं, उनमें दलितों और पिछड़ों का कोई आरक्षण नहीं है। शिक्षण संस्थाओं और विश्वविद्यालय में प्रोफेसर्स और वाइस चांसलर के चयन के समय इनके आगे लिख दिया जाता है, एक नया शब्द का इजाद हुआ, NFS, नॉट फाउंड सुटेबल। सरकारी उपक्रम भेज दिए, प्राइवेट उपक्रमों में कोई आरक्षण नहीं है। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री जी सूची जारी करें, और अगर ये बात कहीं भी गलत है तो शिक्षा मंत्री जी सूची जारी कर दें। देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर की ओर प्रोफेसर्स की एक, मैं तो कहूंगा अध्यक्ष महोदय कि शिक्षा मंत्री जी अगर ये सूची जारी कर दें कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनके माध्यम से जितने भी प्रोफेसर्स का अपॉइंटमेंट हुआ है, सब बात साफ हो जाएगी। आप केवल देश के 10% लोगों को ही ख्याल रख रहे हैं, बाकी 90% लोगों का आप ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। और जाति जनगणना कभी जाति में भेदभाव नहीं बढ़ाएगा अध्यक्ष महोदय। जाति जनगणना जातियों के बीच दूरियां कम करेगा और तमाम हमारे ऐसे समाज के लोग जिनको न्याय नहीं मिला, जिनको अधिकार नहीं मिला है, अध्यक्ष महोदय कम से कम जाति जनगणना के बाद उन्हें अधिकार और सम्मान दिलाने का काम भी हो सकेगा। इसलिए हम इसके पक्ष में हैं। आर्थिक न्याय के बगैर न सामाजिक न्याय मिल सकता है और न राजनीतिक न्याय मिल सकता है। गरीबी का नाजायज लाभ उठाकर धन्ना सेठों की सरकार चुनाव में पैसा बांटकर राजनीतिक न्याय का भी अपहरण कर लेती है। कर्ज में डूबी बड़ी आबादी महाजन के दबाव में अपनी इच्छा के खिलाफ वोट देने को विवश हो जाती है। चुनाव में सत्ताधारी दलों द्वारा पैसे की भरमार के चलते कोई सामान्य कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ पा रहा है। बड़े पैमाने पर धनवान चुनकर आ जाते हैं। पैसे के बल पर जब तक आर्थिक विषमता समाप्त नहीं होती, लोगों को राजनीतिक न्याय मिल नहीं सकेगा। प्रस्तावों में आगे जो लक्ष्य है, विचार, व्यक्ति, विश्वास, पंथ और उपासना की स्वतंत्रता, अन्याय के खिलाफ विचार व्यक्त करने पर जेल, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है देशद्रोह। अगर भाजपा के मत के नहीं हैं, दूसरे धर्म के हैं तो प्रताड़ना के हकदार हैं। और अब तो उपासना करने पर भी दिक्कत है, क्योंकि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने वाले तत्व इस देश को शांति से रखना ही नहीं चाहते हैं। उन्हें कानून की कोई परवाह नहीं है। मैं इस मौके पर धन्यवाद देना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट का कम से कम वो फैसला आया है जहां कुछ दिनों के लिए ये पाबंदी लगाई गई। व्यक्तियों की गरिमा और देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, ये विभाजनकारी नीतियां संविधान की प्रस्तावना के उस उद्देश्य से जरा भी मेल नहीं खाती है। व्यक्ति की गरिमा लिंचिंग से धूल दूषित हो चुकी है। उद्योगपति सरकारी आतंक से परेशान हैं, होकर के अपनी पूंजी समेटकर देश छोड़ गए हैं और लगातार जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज़ादी के बाद उद्योगपति
कभी इतने भारत छोड़ करके नहीं गए होंगे, देश छोड़ के नहीं गए होंगे जितने इनकी सरकार में चले गए हैं। अगर व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित हो तो कोई व्यक्ति क्या अपनी मातृभूमि को छोड़ करके जा सकता है? सरकार इस पर आत्मचिंतन करे। अगर आपसी मतभेद पैदा करके एक दूसरे के प्रति अविश्वास पैदा किया जाएगा तो क्या देश की एकता और अखंडता के लिए एक अशुभ संकेत नहीं होगा? अध्यक्ष महोदय, आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता, भारत के अंदर किसी भी व्यक्ति को राज्य कानून के समक्ष समानता को डिनाई नहीं कर सकता है। हो क्या रहा है, एक ही कानून कुछ लोगों के लिए अलग है और दूसरों के लिए अलग। अगर सत्ता पक्ष का व्यक्ति गेरुआ गमछा पहनकर गालियों को गाली दे दे तो जी हजूरी और दूसरा न्याय मांगने जाए तो उसे लाठी। क्या ये अनुच्छेद 14 का अनुपालन हो रहा है? अध्यक्ष महोदय, किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और दैहिक स्वतंत्रता से कानून सम्मत प्रक्रिया के बगैर वंचित नहीं किया जा सकता। ये सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसी का दुरुपयोग हो रहा है। फर्जी मुठभेड़ में हत्याएं, जेल के अंदर हत्याएं और पुलिस अफरीक्षा में हत्याएं। आदमी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। ईडी का तो ऐसा कानून बना दिया गया है कि बिना एफआईआर, बिना नोटिस किसी को भी बंद कर दो। लोकतंत्र फासिज्म में बदल रहा है। और अध्यक्ष महोदय, क्योंकि उत्तर प्रदेश की चर्चा सत्ता पक्ष से भी हुई, जो हालात उत्तर प्रदेश में हैं, ऐसे हालात कभी किसी ने पहले नहीं देखे। जहां पर कानून की समय समय पर धज्जियां उठ रही हैं। और अध्यक्ष महोदय, केवल एक घटना नहीं मैं कहना चाहता हूं, ऐसी तमाम घटनाएं हैं जिनके बारे में मैं कह सकता हूं। आज़ादी के बाद अगर हम 75वें वर्ष में इस बात पर चर्चा करें संविधान पर, और आए दिन लोगों को न्याय मांगने के लिए आत्मदाह करना पड़े, तहसील हो वहां पे आत्मदाह, जिलाधिकारी हो वहां पे आत्मदाह, न्याय मांगने के लिए अगर मुख्यमंत्री आवास में जाना पड़े वहां पे आत्मदाह। सोचिए हम किस दिशा में जा रहे हैं। और अध्यक्ष महोदय, किसने नहीं देखा कि टीवी पे चलते हुए लोगों की जान ले ली गई? लाइव देखा है सबने। ये कहां का न्याय है? न केवल वो, बल्कि पता नहीं अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रदेश कस्टोडियल डेथ में सबसे आगे जा रहा है, महिलाओं के उत्पीड़न में सबसे आगे जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, ये सरकार के आंकड़े बता रहे हैं। और न केवल इन चीजों में आगे जा रहा है, बल्कि आजकल जो नए जमाने का डिजिटल इंडिया है, अगर साइबर अपराधों में सबसे आगे कोई प्रदेश दिखाई दे रहा है तो वो उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है। ये अलग बात है अध्यक्ष महोदय कि कभी कभी जो डबल इंजन की सरकार चलने वाले जो दावा करते थे, पहले इंजन टकराते थे, अब तो डब्बे भी टकराने लगे हैं। डबल इंजन सिंगल ड्राइवर। और होड़ लगी हुई है कि कभी किसी ने दिल्ली का रास्ता किसी माध्यम से अपनाया था, उसी रास्ते पे चल करके आगे बढ़ना चाहते हैं। इससे खराब इस लोकतंत्र में और क्या हो सकता है? जिन लोगों ने ये कहा हो कि हम नौकरियां दे देंगे, आज नौकरियां कहां हैं, रोजगार कहां हैं? और अध्यक्ष महोदय, अगर वादा किया जाए नौकरी और रोजगार का, इन्वेस्टमेंट का, और सपने बड़े दिखाए जाएं,
ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि माननीय मंत्री जी भी उसी प्रदेश से आते हैं, प्रधानमंत्री जी भी उसी प्रदेश से आते हैं। आज कई मायनों में, कई आंकड़ों में उत्तर प्रदेश पीछे दिखाई दे रहा है। जहां रोजगार के सवाल पर, जो सरकारी नौकरियां इसलिए नहीं क्योंकि आरक्षण न देना पड़ जाए, इसे सरकारी नौकरियां नहीं हैं। आए दिन पेपर आउट, पेपर लीक, न केवल पेपर लीक है बल्कि जानबूझ करके पेपर लीक कराया जाता है जिससे कि परीक्षा रद्द की जा सके। और जो अग्निवीर वाला सवाल था वो आज भी वैसा ही का वैसा है। हम लोग अग्निवीर वाली व्यवस्था कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जो पहले भर्ती जैसी होती थी अध्यक्ष महोदय, अगर वैसी ही भर्ती होगी तो हमारी सीमाएं और सुरक्षित होंगी, हमारे और नौजवान जाकर के देश की असली पक्की वर्दी पहनने का काम करेंगे। ये अध्यक्ष महोदय कैसी चर्चा संविधान की जो है बिना प्रधान की। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार में जो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हुआ है, इतना कभी खिलवाड़ नहीं हुई होगी। संविधान को परतंत्र बनाकर जो लोग राज करना चाहते हैं, उनके लिए आज़ादी का अमृतकाल सिर्फ एक जुमला है। और अंत में मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि संविधान बचेगा तो न्याय बचेगा।